वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल जामिया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाल रखा है एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, जो बच्चे जामिया में आना चाहते हैं वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं मास्टर इन सोशल वर्क आगाज़ साहब से बात करूंगा, जो कि आपको बताएंगे कि जामिया में मास्टर इन सोशल वर्क में कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, और जो कि इन्होंने जामिया से ही शायद बीए किया हुआ है तो उसके बारे में बता देंगे आपको कि कैसे जामिया में मास्टर सोशल वर्क बीए किया जाता है और एमए में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आगाज़ साहब पहले तो आप अपना इंट्रोड्यूस दे दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद आगाज़ ख़ान है और मैं उत्तराखंड के ज़िला ऊधम सिंह नगर से हूँ। छोटे से गांव से, जिसका नाम कनौरा है। मैंने अपनी बैचलर्स करी है बीए प्रोग्राम में, जिसमें कि मेरे कोर्स सब्जेक्ट्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। वो भी मैंने जामिया से ही करी है। और लकीली फिर मैंने एंट्रेंस दिया था अपने मास्टर इन सोशल वर्क का, जो कि मेरा एक ड्रीम कोर्स था हमेशा से। जब भी अगर आप जामिया को जानते हैं या फिर जो लोग नहीं जानते, तो जो हमारा 7 नंबर गेट के अंदर जो कैंपस है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड अप कोर्स है मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो हमेशा से एक ड्रीम था, और जैसे जैसे पता लगा कि कैसा इसका करिकुलम है, फील्ड पे काम करना होता है, तो एक एटीट्यूड से कि सोसाइटी को वापस देना है, एक गिव बैक एटीट्यूड से कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो जब से वो चीज़ें पता लगी, फिर तो हमेशा से यही एम था कि मास्टर्स इन सोशल वर्क करेंगे और इसी में फिर अपना करियर बनाएंगे। फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क में एडमिशन हुआ 2021 में। 2018 से 2021 तक मेरी ग्रेजुएशन थी बीए प्रोग्राम में, और 21 से 23 की मेरी मास्टर्स इन सोशल वर्क है। अभी फ़िलहाल मैं 4th सेमेस्टर में हूँ अपने। तो आपका स्कूलिंग अपने आपके होम टाउन से होगी, तो आप जामिया का नाम कहाँ से सुना? तो आप जामिया में कैसे आपका आना हुआ? बीए में आपकी तैयारी किससे आपने की? कोई आपने कोचिंग लिया था या फिर आपने सेल्फ से आपने तैयारी की, सेल्फ स्टडी किया? इस बारे में क्या बताइए, कैसा क्वेश्चन आया था उस टाइम? थोड़ा जो बच्चे आपके पीछे आपके जूनियर आने वाले हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो बड़ी एक ऊपर वाले का करम रहा, ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी, कि एक स्कूलिंग ऐसी जगह से स्कूलिंग करी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर रही हमेशा से। क्लास में अकेला मुस्लिम लड़का हमेशा से रहा मैं। उसके बाद फिर किसी भी हमेशा से वहाँ पे यही था, जामिया एमयू का सिर्फ नाम सुना था। ये नहीं पता था कि कौन लोग वहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और एंट्रेंस कैसे दिया जाता है, एंट्रेंस में आता क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने प्राइवेट, जैसे कि सब करते हैं हमारे यहाँ, कि या तो बाहर चले जाते हैं या फिर किसी काम में लग जाते हैं। तो मुझे अपनी एजुकेशन आगे बढ़ानी थी, तो मैंने 12th करी वहाँ से, बाजपुर से, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जिसका नाम था तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में। तो मैं बीए ऑनर्स कर रहा था, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था वहाँ से। तो 3-4 हमेशा से सपना तो यही था, जामिया के बारे में बहुत सुना था, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, लेकिन कभी किसी से मिला नहीं था जो जामिया में पढ़ता है। अलीगढ़ वालों से मैं मिल चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों जामिया से एक अलग मोहब्बत सी रही हमेशा। तो मैंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, 4 महीने हो गए थे, अपने इंटरनल्स के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से एक फिर जागा कि नहीं यार, जो सपना है उसी में रहना है और उसी के फॉलो करना है। तो मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू करा कि जामिया में एडमिशन कैसे होता है। यूट्यूब उस टाइम अच्छा ज़ोरों पे था, तो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा कि जामिया में एडमिशन कैसे लेते हैं, एंट्रेंस कैसे देते हैं, कौन सी किताबें हैं। फिर मैंने वहाँ से अपने घर वालों से लड़ा मैं थोड़ा, और ड्रॉप करके मैं दिल्ली आ गया। ये ड्रॉप आउट बात किया था है जी, आपने? मैंने ड्रॉप आउट करा, 2017 की बात है ये, 17 नवंबर 2017 नवंबर महीना। फिर यहाँ पे मेरा एक कज़न था, उसके पास में आया। फिर ये नहीं पता था, कोई गाइड करने के लिए नहीं था, कोई किसी को नहीं जानता था कि जो जामिया में था या पढ़ चुका था, और ना ही पता था कि एंट्रेंस कैसे देना है, फॉर्म कब आते हैं। तो एक इसमें भी किस्सा है कि फॉर्म का, कि जब मैंने 12th करा था तो मुझे बताया गया था कि जब आप 12th कर लेते हो फिर आपके एडमिशन होते हैं। तो जब मैंने 12th करा, मैंने एग्ज़ाम दे दिए। फिर जब हम फॉर्म चेक कर रहे थे, एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हुए थे अप्रैल में बोर्ड्स के, तो जब फॉर्म चेक करे, फॉर्म थे ही नहीं। अब क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था कि फॉर्म फेब में, मार्च में आते हैं, तो मेरे 1 साल तो फॉर्म ही नहीं भर पाया था मैं 2017 में, जब मैंने 12th करा। फिर मैंने ड्रॉप करा, पैसे ख़त्म हुए मेरे, वहाँ पे रिफ़ंड नहीं हुआ। उसके बाद मैं वापस आया, दिल्ली आया, घर वालों से लड़ झगड़ के। यहाँ पे फिर मैंने कोचिंग करी थी, जिसका नाम स्टडी पॉइंट है, तिकोना पार्क पे। उन्होंने मुझे गाइड करा कि किन किताबों से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सिस्टमेटिक व्यू से पढ़ना है। हालांकि मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको।
क्योंकि आपके पास अब नॉलेज है, अब इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ है और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अब यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, ये भी शायद वीडियो यूट्यूब पे ही जाएगी। तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कोचिंग वालों की, क्योंकि कोचिंग सिर्फ एक आपको राह दिखाती है, रास्ता दिखाती है, वो इतना कुछ नहीं करवाती। पढ़ना बच्चे को ही पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी करे, पैसे बचाए अपने, और वो पैसे किसी और ज़रूरत के काम में लगाए। वो कोचिंग मेरा मानना है कि एक वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है, अब मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सीनियर आप देखिए जो आपको गाइड कर सके, वो इनफ रहता है, क्योंकि पढ़ना आपको कोचिंग में भी खुद है। तो बैचलर्स में फिर मैंने 2-3 फॉर्म भरे थे, उसमें से मेरे तीनों में ही हो गया था लगभग, लेकिन मैंने बी प्रोग्राम करा क्योंकि इसका करिकुलम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अपने मनपसंद के सब्जेक्ट इसमें ले सकते थे। लिस्ट थी 15 सब्जेक्ट्स की, उसमें से मैंने 3 लिए थे, जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। इसमें एग्ज़ाम में 40% जो क्वेश्चन आए थे वो थे जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के। 40% जो क्वेश्चन आए थे वो थे रीजनिंग के और मैथ्स के, और 20% जो क्वेश्चन आए थे वो इंग्लिश के थे। इसकी प्रिपरेशन मैंने करी थी प्रीवियस ईयर पेपर से, और ल्यूसेंट की किताब आती है और अरिहंत की एक छोटी सी किताब आती है जनरल नॉलेज की, उसमें से मैंने प्रिपरेशन करी थी। जामिया की भी एक बुक है जी, जामिया रहमान जामिया की भी आती है काफ़ी, जो कि जामिया मकतबे गेट नंबर 4 पे मिल जाती है। अगर आपको किसी को लेनी है तो जामिया में गेट नंबर 4 मकतबे से आप बुकें ले सकते हो, जो भी एंट्रेंस की हैं, किसी भी कोर्स की, एक पर्टिकुलर उन्होंने बना रखा होता है। रीजनिंग मैंने इंटरनेट से पढ़ी थी, और मैथ्स तो मैंने नहीं पढ़ी थी। इंग्लिश मेरी थोड़ी बेहतर थी तो वो भी मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ उसकी एक्सरसाइज मैं रेगुलरली गूगल से करता था। अब देखिए, पढ़ने से बेहतर जो मेरा अपना पर्सनल कैपेसिटी में मैंने देखा है वो यह है कि जितना आप मॉक टेस्ट दो, जितने आप पेपर सॉल्व करो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरा ये मानना है। तो बैचलर्स तक का सफ़र तो मेरा ऐसे था, फिर मेरी 21 में बैचलर्स कंप्लीट हो गई थी। तो बैचलर आपने किया जामिया से ही, उसके बाद मास्टर की प्रिपरेशन आपने कैसे की? कौन सी बुक आपने लिया? जो आपके जूनियर आना चाह रहे हैं कि बीए में वो आए, तो आपके पास बीए का भी एक्सपीरियंस है प्लस मास्टर का भी एक्सपीरियंस है, तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब जैसे बीए में कितना आपका आता है, रीजनिंग कितना आएगा, रीजनिंग की लेवल क्या होती है, और क्वेश्चन का कितना लेवल होता है, कितना हाई होता है या फिर मीडियम क्वेश्चन होते हैं? तो क्या क्या बच्चे पढ़ सकते हैं कि अगर वो सिर्फ आपका इंटर और इंटर की बुक पढ़ लें तो उससे भी इंटरेस्ट क्लियर हो सकता है, या फिर आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है? नहीं, मेरा मानना है कि आप स्कूल की किताबें ना पढ़ के बीए में अगर आपका एडमिशन चाहिए या फिर किसी भी बैचलर्स के कोर्स में, तो आप उसके सबसे पहले तो सिलेबस देखिए। सिलेबस आप प्रिंट आउट करा के अपने आंखों के सामने हमेशा रखिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हो सके आप सॉल्व करिए। जो मैं प्रेफर करूँगा, पिछले 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, वो आप प्रिंट आउट निकलवाइए। सॉफ्ट कॉपी में ना पढ़िए, वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहता। रिसर्चर्स का भी अपना ये मानना है। आप प्रिंट आउट करवाइए, उन्हें अपने सामने रखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के। उसके बाद फिर आपको अरिहंत की एक बुक लेनी है जनरल नॉलेज की, 25 या 30 रुपए की आती है वो, ठीक है। अगर वो आपकी अगर कवर हो जाती है, जो आपका प्रिपरेशन टाइम है, उसके बाद आप उसे डीप में पढ़ने के लिए ल्यूसेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बैचलर्स के लिए मेरा मानना है वो अरिहंत की जनरल नॉलेज की बुक बेहतर है, और अरिहंत की ही रीजनिंग की बुक आती है, वो आप पढ़ लें तो उससे आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद आप जब ये बेसिक पढ़ते रहें तो आपको दिन का टाइम ना कुछ डिवाइड करना होगा आपको, कि आपने सुबह उठ के, जैसे एग्जाम्पल आप इसे किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं इसे। जैसे सुबह उठ के आपने जीके पढ़ ली 2 घंटा, ठीक है। फिर आपने इंटरनेट पे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, मंथली करंट अफेयर आते हैं काफ़ी सारे, वो पढ़ लिया आपने। उसके बाद फिर आपने, जब आप बोर हो गए तो उसने आपने फिर 1 घंटा रीजनिंग कर ली। जब आप रीजनिंग से बोर हो गए 1 घंटा आपने इंग्लिश कर ली। फिर इंग्लिश से बोर हो गए 1 घंटा आपने मैथ्स कर ली। तो जो प्रिपरेशन का फ़ेज़ रहता है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फ़ेज़ है। तो वो, क्योंकि वो आप बोर नहीं होते, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहना है। आप एक चीज़ से बोर हुए आपने दूसरा पकड़ लिया, दूसरे से बोर हुए आपने तीसरा पकड़ लिया। इससे ये क्या है, होलिस्टिक आपकी तैयारी भी होती रहेगी और सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो ये बैचलर्स का रहा मेरा। तो अगर आप लोगों को जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो jamiabook.com जामिया एंट्रेंस इस पे आपको बुक मिल जाएगी, मतलब बुक मिल जाएगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको 8-10 सालों के, जिससे आप चाहिएगा। तो आप मास्टर की आपकी क्या जर्नी रही? मास्टर आपने बीए प्रोग्राम से सोशल वर्क, मतलब दोनों का रास्ता अलग अलग, तो आप क्या स्कोप देखा आपको इसमें कि आप मास्टर इन सोशल वर्क में आए? अब अल्लाह करे आप पीएचडी में भी आपका एडमिशन हो जाए, जो कि यहाँ से काउंसलिंग भी होती है अच्छी खासी, जॉब की वो भी काउंसलिंग होती है, जॉब भी मिलती है आपको। तो आपको क्या पीएचडी करना है, प्लेसमेंट आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ से, और तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इस टाइम चल भी रही होगी प्लेसमेंट।
तो आप आगे क्या पीएचडी करना है आपको या प्लेसमेंट का आप देखने हैं, और आपकी तैयारी कैसी हुई मास्टर में, मतलब बीए प्रोग्राम से आप सोशल वर्क, दोनों का रास्ता अलग, तो आपको कैसे यहाँ आना हुआ? देखिए, जर्नी तो बहुत खूबसूरत रही हमेशा से ही। जामिया में जब से हम आए हमेशा से ही सीखा बहुत कुछ। और वहीं जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ मैंने कभी एमएसडब्ल्यू या फिर कहूँ मास्टर्स इन सोशल वर्क का कभी मैंने नाम तक नहीं सुना। यहाँ आके पहली बार मैंने नाम सुना, जैसे कि आपको बताया कि बहुत हाइप्ड अप कोर्स था ये, अपनी प्लेसमेंट्स की वजह से जाना जाता है। जैसे भाई ने कहा कि प्लेसमेंट्स बहुत हाई रहती हैं, तो प्लेसमेंट्स अच्छी रहती हैं, लगभग सारे बच्चों का ही प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ का नहीं होता तो वो ऑफ कैंपस ले लेते हैं, लेकिन ख़त्म होने से पहले पहले लगभग सबकी ही जॉब लग जाती है, या फिर ख़त्म होने के पहले महीने में सबकी जॉब लग जाती है। अब इसके बाद मास्टर्स में जब सोशल वर्क का पता लगा, फिर ये पता करा कि इतना हाइप्ड अप कोर्स क्यों है। ये क्यों होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं इस क्यों की वजह से। क्यों पता लगा कि ये है कि सोसाइटी से बहुत जुड़ा हुआ कोर्स है। सोसाइटी के बारे में पढ़ना, सोसाइटी के बीच जाके काम करना, सोसाइटी को बदलाव कैसे लाना है, सोसाइटी में काम कैसे करना है, सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाना है, सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें मजबूत कैसे करना है, और सरकार की जो नीतियाँ उन्हें सही ढंग से कैसे हम ज़मीनी स्तर पे लागू कर सकें। सोशल वर्क में ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हमेशा से। तो मैंने कहा किसी ऑफिस जॉब में पड़े रहने से, 9 to 5 करने से बेहतर यह है कि मैं कुछ वक्त ऑफिस रहूँ, फिर कुछ वक्त मैं वो काम फील्ड पे जाके करूँ। जब मैं फील्ड पे एनालिसिस करूँ तो वो जाके मैं अपने ऑफिस में जमा करूँ। ये जो हाइब्रिड कल्चर सोशल वर्क का है, यही इसकी खूबसूरती है कि आप कभी एक जगह नहीं रहते, आप फील्ड अलग अलग लेते हैं, और हज़ारों लोगों से आपकी मुलाकात होती है एक साल के दौरान, और तरह तरह के लोग हैं, सीखने को मिलता है, नेटवर्क्स बनते हैं, आपके बोर नहीं होते। इस करियर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स बोर होगा, और ना ही कभी हुआ है इस करियर। और एक अलग लेवल का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे अभी मेरी फील्ड वर्क, हमारे 4 फील्ड वर्क होते हैं 4 सेमेस्टर में। तो हर फील्ड वर्क में 1 साल के लिए हमें एक एजेंसी अलॉट होती है, जिसमें हम काम करते हैं जाके 1 महीने के लिए। एक सेमेस्टर 1 महीना, फिर दूसरे सेमेस्टर 1 महीना, लगभग पूरे 2 साल में हमें 4 महीना काम करना होता है। इंटर्नशिप कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो 2 अलग-अलग एजेंसीज़ में मेरा काम हुआ। कम्युनिटी एड एंड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, अर्बन स्लम है मदनपुर खादर, वहाँ मेरा काम हुआ। उसके बाद अब मैं कैलाश सिद्धार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ एज एन इंटर्न। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत नए लोगों से मिलते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस देता है। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि जामिया में कोई और डिपार्टमेंट खुद ही इंटर्नशिप दिलवा के देता है, कि खुद ही बच्चों की ट्रेनिंग करा रहा है कोर्स के दौरान ही, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो जामिया एक चीज़ मुझे ये भी हिट हुई कि आपको थोड़ा इतना एफर्ट नहीं डालना है, आपको सिर्फ एडमिशन के लिए एफर्ट डालना है। एडमिशन के 3 प्रोसेस हैं, अगर आप उस पे आते हैं डायरेक्टली तो एंट्रेंस, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। एंट्रेंस 80 मार्क्स का एंट्रेंस है, 10 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन है, और 10 मार्क्स का इंटरव्यू है आपका। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू आपका एंट्रेंस क्लियर होने के बाद होगा। पहले आपको 80 मार्क्स की कट ऑफ क्लियर होनी पड़ेगी। तो 80 मार्क्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए जो उसका सिलेबस है बेसिक, उसमें ये है कि जनरल नॉलेज है, सोशल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, ये 40 मार्क्स के अंदर अंदर है। 20 मार्क्स का रीजनिंग और मैथ है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है। तो इसके लिए भी मैंने जो प्रिपरेशन करी वो इसी तरीके से करी थी। लकीली मेरा बिना साल ड्रॉप लिए एकदम मैंने बीए करा, उसी अगले महीने फिर मेरा एडमिशन मास्टर्स में हो गया। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि जब आपका लास्ट सेमेस्टर हो बैचलर्स का, तब आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दें, थोड़ा टच में रहना शुरू कर दें, थोड़ा सोशल वर्क के बारे में जानना शुरू कर दें, ताकि आप एक आइडिया कलेक्ट करो कि हो है क्या। क्योंकि जब अगर आपको पसंद नहीं है कोर्स तो ये आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक बहुत रिग्रेसिव कोर्स है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घिसना पड़ता है अपने आप को, कम्युनिटी में जाना पड़ता है, स्लम में जाना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो पहले तो ये है, आप डिसाइड करिए पक्का कि आपको जाना ही है इस कोर्स में, इस फील्ड में जाना ही है। अगर आपको लगाव है तो आप कर लेंगे। तो फोर्थ, जब आपका लास्ट सेमेस्टर हो तो आप एंट्रेंस की आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए हल्के हल्के। अब जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी हो जाती है, इसकी भी शुरुआत वैसे ही करनी है। प्रीवियस 10 ईयर के पेपर वो आपको एनालाइज करने हैं। अब 10 ईयर के पेपर एनालाइज कैसे करते हैं कि मान लीजिए कोई सवाल आया कि राइट इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, 14 आ गया, ऑप्शन 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, या फला फला कुछ भी आर्टिकल उन्होंने ऑप्शन दे दिए, ठीक है। इसमें से एक आंसर सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, ठीक है। पहले तो आपको वो सही आंसर देखना है गूगल पे जाके। जब आप एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। जब आपने ये देखा कि उसका आंसर ये सही है, वो आपने लिख लिया नोट डाउन करके, इसकी एक अलग कॉपी बनानी है आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालाइज करने की। फिर आपने देखा कि बाकी जो 3 आर्टिकल हैं वो किस किस उसके हैं,
आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, क्योंकि अगले साल जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो टिल्ट हुआ आएगा क्वेश्चन। वो 14 के बारे में नहीं पूछेंगे, 15 के बारे में नहीं पूछेंगे अगर उन्होंने पहले पूछा है तो, अब वो 16 के बारे में पूछेंगे, वो 17 के बारे में पूछेंगे। तो आप जब एनालाइज करेंगे आपकी वो तैयारी हो चुकी होगी, चारों में से कुछ भी आर्टिकल पूछे आपको आते हैं तो आप कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने का तरीका एक ये है, जो कि बेहतर तरीका है। आपको चारों ऑप्शन रखने हैं, चारों ऑप्शन के आंसर रखने हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर, जब आप मान लीजिए 2015 का आपने पेपर उठाया, फिर आपने 16 का उठाया, फिर आपको ये कंपेयर करना है कि 15 और 16 के पेपर में क्या चीज़ें सेम हैं, क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, कैसे जो क्वेश्चन पैटर्न है वो चेंज हुआ, अब क्या पैटर्न चल रहा है, करंट अफेयर कितना पूछ रहे हैं, जीके कितना पूछ रहे हैं, रीजनिंग के सवाल कहाँ से उठ के आ रहे हैं, मैथ के सवाल कहाँ से उठ के आ रहे हैं, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंजन पूछ रहे हैं, जंबल वर्ड्स पूछ रहे हैं, तो कितने कितने मार्क्स का क्या क्या पूछ रहे हैं वो, सोशल वर्क के कितने सवाल आ रहे हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है 40 मार्क्स में, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सोशल अवेयरनेस, इसमें कुछ क्वेश्चन सोशोलॉजी से भी पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं 2-3 क्वेश्चन, जीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं बेसिक, जिसमें कि मेजर आपको पॉलिटी की तैयारी करनी है और मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करनी है, मूवमेंट्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, सोशल वर्क से रिलेटेड जो कि करंट अफेयर चल रहे हैं, जो भी सोशल अवेयरनेस स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है उससे क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो इस तरीके से आपके 40 मार्क्स वो प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ये कवर करें। आपका 80 मार्क्स हो जाएगा कवर। इसके बाद फिर 10 मार्क्स जब आपका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, फिर आपका एक ही दिन जीडी और इंटरव्यू है। तो एक ही दिन जीडी और इंटरव्यू होगा, पहले आपका जीडी होगा जिसमें कि आप 8 लोग बैठेंगे एक साथ, तो वो आपको कवर करना है। उसमें कोशिश करिए कि आप शुरू करें और एंड आप करें, तो इसमें आप क्या है कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, और आपको एटिकेट्स मेंटेन करना है जीडी के ग्रुप डिस्कशन का। आप अगर कोई बीच में बोल रहा है तो आपको टोकना नहीं है, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर आप अपनी एटिकेट्स होने चाहिए कि आप उसकी बात कंप्लीट होने दीजिए। फिर आप अपना जो आपको डिसएग्री करना है या एग्री करना है, आप अपना पॉइंट रेज करिए, आप किसी को बीच में नहीं कर सकते। उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जीडी आपका ऐसा क्लियर होगा, अगर उसी टाइम पे नहीं बताते तो जीडी और इंटरव्यू देना ही देना है। अगर आपका 80 मार्क्स फिर 10 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो आपको जानने की कोशिश करना है। इसमें मेरी जो एक पर्सनल टिप रहेगी वो यही रहेगी कि आप ऑनेस्ट, क्योंकि वो फैकल्टी जो है देखिए उसे एक्सपीरियंस है, बहुत कई सालों से एक्सपीरियंस है, तो वो पहचान लेगी कि आप कहाँ फेक कर रहे हैं, कहाँ बसी हो, कहाँ ऑनेस्ट हो, कहाँ फेक कर रहे हैं। ऑनेस्ट फिर जवाब ऑनेस्टी से दीजिए। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था मैं मुझे क्लियर बता दिया था कि देखिए मुझे इतना खास मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं वहाँ गाँव से आता हूँ और मेरा सपना है कि मैं गाँव लौट कर वहाँ पे डॉक्टर पढ़ा लिखा ताकि जो आशाएं हैं उससे कि आप इतना दूर आए हो, आप दूरी पर मैं उन्हें वापस कर सकूँ। ठीक है, तो सोशल वर्क यहाँ पे कैसे हेल्प करते हैं कि जब आप प्रोफेशनल स्किल्स ले लेते हैं सोशल जॉब पे काम इस तरीके से काम मेरा ये मुझे वो बात पसंद आई होगी या नहीं आई होगी या कोई भी और चीज़ नहीं होगी, मैं अपने इंटरव्यू में ऑनेस्ट हूँ और भी जो लोग होगा बहुत ऑनेस्ट रहते हैं तो उनका इसी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत थी। और आपका जामिया का एक्सपीरियंस बता दीजिए बच्चों को, जो बच्चा आना चाह रहे हैं। जामिया कैसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के सीनियर जूनियर का कुछ तो सीनियर यहाँ तो है नहीं, सीनियर चीज़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप बच्चों बता दीजिए क्या यहाँ पे सीनियर टीचर्स कैसे होते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मैं एक पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी 12th के बाद एक प्राइवेट ट्यूशन है, हाँ एक कल्चर रहता है कि आपको सर बोलना है, नाम बोलना है। जब फर्स्ट ईयर में हो तो आपको थर्ड ईयर वालों को सर और नाम बोलना है। तो जब गाँव में आया तो ये कल्चर कैरी फॉरवर्ड करा था हमने कि ऐसा होता है, ऐसा सीनियर
एक सीधे मुझसे कोई मदद मांगने आए कि बिजनेस यार बन गया था बच्चे मैंने बोला सर मुझे नहीं हाँ ऐसा नहीं आप भाई बोलिए सर नहीं बोलिए आप किसी को कोई गहराई भी तो कोई सर नहीं कह पाएगा कोई नाम नहीं कहेगा आपके सर आपके बड़े हैं भाई छोटे भाई बड़े बहने हैं यही है जामिया का कल्चर बहुत खूबसूरत कल्चर है एक इंक्लूसिव कल्चर है एक्सक्लूसिव कल्चर नहीं है ये मतलब एक्सक्लूसिव वाला कल्चर नहीं फॉलो करते इंक्लूजन करके चलते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं लोग कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर से जो लोग आ रहे हैं मार्जिनलाइज एरिया से जो लोग आ रहे हैं उन्हें उठाना चाहिए क्या कभी किसी को दबाया नहीं जाता है यहाँ पे जैसे कई जगह होता है कि जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है उन्हें ज़्यादा दबाया जाता है जो अच्छे कुछ आते हैं उन्हें ज़्यादा दबाया जाता है यहाँ ऐसा नहीं है आप में टैलेंट है आप में स्किल्स हैं तो आप ऊपर हो आप अगर किसी बड़े बाप की औलाद हो तो आप ऊपर नहीं हो टैलेंट है आप में स्किल्स है आपका हुनर है आप मेहनत करते हो तो आप खुद ब खुद ऊपर हो हाँ आपके बैकग्राउंड की वजह से आपको नहीं दबाया जाता है यहाँ पे आपकी इंग्लिश की वजह से आपको नहीं दबाया जाता है आप किस शहर से आते हो उस शहर की वजह से आपको नहीं दबाया जाता है प्लस जितना आप क्लासरूम में सीखोगे उतना ही आप आपकी जब कैंटीन का राउंड टेबल पे बैठोगे उतना सीखोगे अपने बड़ों से यहाँ पे PhD स्कॉलर के पास जब आप बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें जानो पॉलिटिक्स कैसे काम करती है चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है कोई बिल आया तो कैसे एनालाइज करना है उन चीज़ों को और रोज़मर्रा जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं उसे एक डिफरेंट एंगल से कैसे देखना है तो ये चीज़ें हमने बाहर सीखी तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सीख पाओ जामिया आपको इन एंड आउट दोनों क्लासेस में आपको सिखाते हैं आप बाहर हो क्लास से आप तब भी सीख रहे हो आप अंदर हो क्लास के आप तब भी सीख रहे हो आपको आप यहाँ पे आपको छोटा भी सिखा देगा यहाँ पे आपको बड़ा भी सिखा देगा जामिया ने मुझे बहुत सिखाया है और सबको ही सिखाती है प्लस खूबसूरती की बात करें तो जामिया ग्रीन भी इतनी है कि लगता ही नहीं है आप दिल्ली हो तो मेट्रो लग गई है आप मेट्रो जाती है आती है तो और आइए अच्छा आपको तो बहुत तो खूबसूरत सा माहौल है बहुत शांति रहती है कबूतर चिड़िए सारे लोग हैं और लोग इतने खूबसूरत हैं जानवर भी इतना प्यार करते हैं आपसे यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को सहलाते रहते हैं कुछ लोग खाना खिलाते हैं किसी को गिलहरियों को खाना खिला रहे हो पानी खिला रहे हो जहाँ भी खूबसूरती आती है कि आप एक बेहतर इंसान बनाती है जहाँ पे मैं 2017-18 में जो था और अब मैं जो अलग इंसान हर किसी में हर कोई ये चेंज की जर्नी देखता है जानते का आपको बेहतर इंसान बना के भेजते हैं फिर ये मोहब्बत शायद कभी ख़त्म नहीं होती जामिया का जो लगाव है वो हमेशा वही होगा जामिया 2017 से काफ़ी पुराने हैं तो 2019 जो जामिया एक मूवमेंट बोला जाता है उससे पहले का जामिया और अब का जामिया दोनों डिफरेंट लगा आपको या सेम ही है या कुछ जैसे 2019 से पहले जामिया उस पोजीशन पर नहीं था 2019 के बाद जामिया A++ ग्रेड प्लस टॉप 3 में आ गया टॉप में आ गया था इंडिया की यूनिवर्सिटी में और वर्ल्ड के रैंकिंग में जामिया का नाम बहुत ऊपर आ गया था तो TNRC के बाद जामिया ये भी हुआ प्लस जामिया में RCA कोचिंग है उसने भी जामिया का नाम बहुत रोशन किया और सबसे बड़ा आपका MSW डेवलपमेंट जो जामिया का ये भी सबसे बड़ा मतलब बेस्ट कोर्स चैनल है इस्लामिया तो आप बहुत खुश नसीब है कि आपको यहाँ एडमिशन मिला तो आप ये बता दें जामिया 2019 से पहले 2019 के बाद मिला मेरा जो मानना है कि अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूँ कोरोना के बाद बहुत एक ड्रास्टिक डिफरेंट बच्चों में शायद तो एक इंजमेंट नहीं रही ऐसी दरारें आई थी वो लाजिम था फर्स्ट ईयर वाला भी पहली बार जामिया आया थर्ड ईयर वाला भी पहली बार जामिया आया तो अभी समझने में वक्त लगेगा 1-2 साल लग जाएंगे तो फिर वही एक कल्चर उभर के आएगा जामिया का लेकिन हाँ 2019 के मूवमेंट से पहले 2019 के बाद एक बहुत अलग जामिया थे 2019 के मूवमेंट के बाद अगर मैं स्पेसिफिकली की बात करूँ तो बच्चों की मोटिवेशन अब कुछ करना है अब जैसे जामिया की छवि को बहुत गलत दिखाया गया है बच्चों में खाना मेहनत करना जामिया का नाम बढ़ाना है पढ़ाई अच्छी से करनी है सोसाइटी को और एक अच्छे तरीके से जवाबदेही करनी है सोसाइटी को वापस करना है सोसाइटी में अच्छे काम करनी है वो एक मोटिवेशन बढ़ी 2019 के बाद जिसकी वजह से रैंकिंग भी बढ़ी क्योंकि रिसर्चेज ज़्यादा हुई RCA का जैसे आपने जिक्र करा तो उसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा पोजीशंस क्लियर करे अच्छी अच्छी पोजीशन में पहुँचे और मेरे
सीनियर सिटीजन अब अब्रॉड सेटल्ड है, और जामिया में इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, और उस मूवमेंट बहुत बड़ा है। मोटिवेशन लेवल्स बहुत इंक्रीज करी इस मूवमेंट ने कि क्यों आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कैसे आप और मेहनत कर सकते हो, और हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ परख नहीं पाते चीज़ों को, तो परखना शुरू करा लोगों ने, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मार्जिनाइज करने की कोशिश करी जा सकती है, या फिर कोई करता है तो यह कैसे बचना है उस चीज़ से, और अपने आप को बेहतर कैसे करना है। बच्चों ने बेहतर करा अपने आप को। उसके बाद पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बच्चों ने बेहतर करा 2019 के बाद। बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब का जो आपका जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कितना हाईएस्ट जाती है, कितना लोवेस्ट जाती है, कुछ एवरेज तो होगा ना कि आपकी मतलब इतना आपको पैकेज मिलने वाला है, कुछ एक एवरेज बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट जो अभी इस साल का गया है वो है 12.5 लाख पर ईयर। LPA है लाख पर annum, 12 लाख पर annum, 12.5 लाख वेदांता का गया है, और ट्राइडेंट आती है कंपनी अभी इस साल अभी तक तो आई है, लास्ट ईयर लेके गई थी उसका भी लगभग इतना ही था, तो 13 लाख तक चले जाता है। सोशल सेक्टर में इतने पैसे मिलने बहुत होता है मेरा मानना है। ये मैनेजमेंट या फिर कोई कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन सोशल सेक्टर में अगर आपको कोई भी कंपनी इतने पैसे दे रही है तो वो बहुत पैसे है। और लोएस्ट का ये होता है कि हर साल जब प्लेसमेंट की मीटिंग्स होती है, शुरुआत इनिशियल मीटिंग होती है, जो कि कमेटी बनाई जाती है डिपार्टमेंट में, उसमें एक बार सेट करा जाता है कि तुम अपने बच्चों को 30,000 से नीचे सैलरी नहीं दिलवाएंगे, 35,000 से नीचे सैलरी नहीं दिलवाएंगे। कभी वो बात 25 था, कभी 35 हो जाता है, मार्केट के ऊपर होता है। अभी वो बात 30 के ऊपर है, 30 है, तो 30 से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी बात। तो जिसकी भी जॉब लगेगी 30 से ऊपर की लगेगी। हाईएस्ट जॉब क्या है वो 12.5 लाख का है।